5 की पंचायत के प्रायोजक हैं एमडीएच। बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। जैसे जैसे चुनावी अभियान तेज होता जा रहा है, प्रचार तेज होता जा रहा है, मुद्दों की भरमार सी हो गई है। एक वर्ग था जो कह रहा था इस बार चुनाव बड़ा ठंडा है, लोग बहुत ज्यादा मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसको लेकर घमासान भी चल रहा है और लोगों के बीच चर्चा का और सोचने का विषय भी बना हुआ है। उनमें से एक मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जब वो राजस्थान में थे तो दोहराया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए तुष्टीकरण करती रही थी। उसके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बात है और खासकर आज प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि अगर विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो फिर आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा, उसको भी दांव पर लगा दिया जाएगा। पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी हुआ, लेकिन एक और पलटवार आज जो हुआ वो ओवैसी की तरफ से हुआ। उन्होंने कह दिया कि हमें घुसपैठी कहने वाले बीजेपी वालों, क्या हमने देश में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई, लाल किला नहीं बनाया, ताजमहल नहीं बनाया, तो हम घुसपैठी कैसे हो गए? तो वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। अमित शाह ने सीएए की बात कही तो योगी आदित्यनाथ ने एक बात उठा दी कि कौन है वो जो आतंकियों की कब्र पर जाकर आंसू बहाते हैं, गुंडों की कब्र पर जाकर आंसू बहाते हैं। तो पूरी तरह से अब मुद्दा जो है वो ये बन गया है चुनाव में। आज जरा चर्चा का विषय यही रहेगा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कि क्या अब इस बार चुनाव में फिर तुष्टीकरण वर्सेस विकास ये मुद्दा आ गया है और अब हम ये माने कि आगे आने वाले जो चरण है उसमें इसी मुद्दे पर जनता के बीच जाकर वोट मांगे जाएंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उन बयानों और तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। दो तीन दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन मालूम? 7। फिर छोटा परिवार अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है। मोदी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी है, जिन्होंने गरीबों को ताकत दी है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार
उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। तो बिल्कुल ये वो बयान थे जिसको लेकर लगातार तूफान मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है और खासकर सियासत तूफान पर है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी मौजूद हैं। बेहद ही स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। खासकर AIMIM जिसकी बात हम कर रहे हैं कि आज एक पलटवार किया गया था, ओवैसी साहब की तरफ से भी असीम वकार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खासकर एक और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तारिक खान जी, उनका पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहद ही स्वागत है आप सबका। लेकिन आज मैं शुरुआत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप ही से करूंगी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिर सुना, गृह मंत्री अमित शाह को सुना, योगी आदित्यनाथ को सुना। सबने एक सुर में आज फिर वो दोहरा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक्सरे वाली बात राहुल गांधी ने कही है उसका देश को कितना नुकसान होगा। आपका रिएक्शन? हाँ जी, स्वर्णिम जी अब तक आवाज आ रही है? ओके, मैं जरा चेक करवाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं जरा शिवम त्यागी आपका रुख करना चाहूंगी। शिवम त्यागी, बीजेपी जिस तरह से अब तुष्टीकरण की बात उठा रही है कांग्रेस की तरफ से, ओवैसी की तरफ से और तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर्स है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कह दिया है कि अब मुद्दों का अभाव हो गया है, इसीलिए अब आप फाइनली तुष्टीकरण को मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष इसको लेकर के आगे चल रहा है। तो क्या मुद्दों का अभाव हो गया है अब? शिवम त्यागी आप तक आवाज आ रही है? शिवम त्यागी अब तक आवाज अगर आ रही है तो मैं दोबारा से दोहराती हूं कि क्या मुद्दों का अब अभाव हो गया है चुनाव में, इसी वजह से अब इस मुद्दे को एक बड़ा रूप दिया जा रहा है? मुझ तक आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो नहीं आ रहा है। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। राजस्थान, अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है।
आप आयो, बहुत खुशी हो गई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक। मैं टेक्निकल प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करवाऊं, लेकिन आई थिंक तारिक खान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तारिक खान जी, आप रिप्लाई करिए। आपको जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनकी चुनावी सभा में चलते हैं। सब्बावरम से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कोड़ेबाद और धमतरी के बीच हाईवे बेहतर हुआ है। मैं ऐसे कई काम गिना सकता हूं। कांग्रेस के समय में जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम होते ही नहीं थे। आज मोदी आपको गारंटी दे रहा है, 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद, तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारियां विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार सारी जानकारियां लगातार दिल्ली भेज रही है। नई सरकार के पहले 100 दिन में छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसले होंगे, उसके लिए इससे मदद मिलेगी। साथियों, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही, वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। यही कांग्रेस है जो जब तक नॉर्थ ईस्ट में थी, तब तक वहां हिंसा की गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही, छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही।
आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही, लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए, इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। भाइयों बहनों, जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई? जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले मैंने इनकी लूट की दुकान पर ताला लगा दिया। देश में 150 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ में भी 1.25 करोड़ खाते खोले गए। बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देश की जनता के बैंक खातों में भेजे हैं। आप आंकड़ा आपको याद रहेगा कितना? भूल गए ना? 34 लाख करोड़। कितना? 34 लाख करोड़। अब 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचने वाला हिसाब लगाओगे तो क्या होगा? अगर कांग्रेस सरकार होती और उन्होंने 34 लाख करोड़ भेजा होता और 15 पैसा के हिसाब से पहुंचा होता तो 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए उनकी सरकार के बिचौलिए ही खा जाते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मोदी ने आपके वो पैसे बचाए हैं। और जो हकदार है।
तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो कि छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और एक बार अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन चल रहा है। स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, किसी की जान बचाने से जो संतोष मिलता है उसे केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है। डॉक्टर के रूप में आज आप सबको स्वस्थ रक्षक और प्राण रक्षक की भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आपने जो करियर चुना है वो केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक मिशन है। मानवता की अनवरत सेवा करने का अभियान भी है। आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा सिद्ध कर दी है। आप सबको हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रूप में अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है। मैं चाहूँगी कि आपके मरीज आपको एक्सपर्ट क्लिनिकल टच के साथ साथ आपके स्पेशल हीलिंग टच के लिए भी याद करें। मरीजों का और उनके परिवारजनों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करना आपकी सबसे बड़ी कमाई होना चाहिए। जब मरीज बहुत साधन संपन्न होते हैं, उनके पास अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन आपके पास जो सामान्य मरीज आते हैं उनके लिए आप ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप सब विशेष प्रयास करके पूरी संवेदना और करुणा के साथ कमजोर लोगों के सेवा में तत्पर रहें। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन की ये गति बढ़ती ही रहती है। इसीलिए आप सब हमेशा कुछ नए सीखने और कुछ नया करने का उत्साह बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग और एक्सपीरियंस के बल पर आप सब अत्यंत सक्षम डॉक्टर के रूप में निरंतर सम्मान प्राप्त करेंगे तथा करुणा और परोपकार के बल पर लोगों के हृदय में अपना विशेष स्थान बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपने ऋषिकेश में एम्स के दीक्षांत समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे अपने 5 की पंचायत के आज के टॉपिक पर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और एक बार चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, जो ब्रेक पर जाने से पहले जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार फिर से जरा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो मुद्दा उठ रहा है, इस आग में घी दे कौन रहा है? वो बाइट, राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, और तभी से बीजेपी लगातार इसको लेकर पलटवार कर रही है। तो इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत थी राहुल गांधी को? देखिए, बयान तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आपने सुना वो देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी को यहाँ सच्चाई बतानी चाहिए थी कि उन्होंने 10 साल में किसका कितना विकास किया, किसके लिए क्या किया, ये बता देते बहुत अच्छा होता। राजस्थान तो उन्होंने गारंटी शब्द उठाया था जो हमारी सरकार ने राजस्थान कांग्रेस में यहाँ पे दी थी।
और उसके बाद में आज जब सामान यहाँ पे सारा शिफ्ट कर मतदान दिया। कम हुआ, वो डिफेंडर उसके पे डाल बाद दिए, से अंदर क्यों लाए? आपने गारंटी शब्द भूल गए, गारंटियां रह गई और अब जो है अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों को भ्रमित करने के लिए वापस बोलने लगे। क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कहीं भी अगर हमारे मैनिफेस्टो में हिंदू या मुस्लिम कहीं लिखा हो तो बताएं। हमारे मैनिफेस्टो में सीधी सी बात लिखी है कि हम जो युवा हैं उनको पहली की नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे, महिलाओं को सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा उद्यमों के लिए है, हमने स्टार्टअप फंड 5,000 करोड़ का स्थापित करने की बात की है। तो वो सारी बातें जब हम कर रहे हैं, जनता का एक मिनट स्वर्णिम जी रुकिए, आपने जो बात कही, एक बार जरा शिवम त्यागी का रुख करते हैं और उस पर रिएक्शन लेते हैं। शिवम त्यागी, बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके मैनिफेस्टो में कहीं पर मुस्लिम शब्द का जिक्र है ही नहीं, तो ये तुष्टीकरण की बात आई क्यों? देखिए, राहुल गांधी और मैनिफेस्टो दोनों को जोड़कर देख लीजिए, क्लैरिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। और इनका फिर पूर्व के जितने भी सारे बयान और पूर्व में यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने क्या क्या किया है वो सब मैं बताऊंगा। मेरी ही आवाज रीमा जी मुझे आ रही है पलटकर बहुत ज्यादा, एक बार प्लीज इसको बंद करा दीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। चेक कीजिए प्रोड्यूसर। रीमा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बेटर है, मेरी आवाज मुझे, जी 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 थैंक यू। नहीं अभी भी आवाज है, मेरी आवाज मुझे आ रही है पलटकर। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं बोलने की। रीमा जी देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो और राहुल गांधी की बात है, मुझे लगातार मेरी आवाज आ रही है, बीच में इसको बंद करा दीजिएगा। विषय साफ है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में, शायद बोल पाना संभव ही नहीं है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में कांग्रेस लिखती है कि हम इस देश में एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद शिवम मैं रीमा जी संभव नहीं है बोलना, बहुत तेज आवाज है। ले लेते हैं एक बार, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। बिल्कुल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और शिवम त्यागी, मैं चाहूंगी एक बार अब आप कोशिश करें रिप्लाई करने का। शिवम त्यागी, मुझे सिर्फ शिवम त्यागी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गरिमा जी, रीमा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शिवम बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। मुझे थैंक यू। अभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। रीमा जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम इस देश में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद लगातार राहुल गांधी बोलते हैं कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि किसके पास कितना सब धन दौलत है, देश का धन किसके पास है, जिसको खास तौर पर कांग्रेस ने म्यूट कर दिया जब वो वीडियो आगे रिलीज किया। और उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हम इस वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? भाई इस देश को बताइए ना। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बनी, जिस तरह की चीजें बनी, इस देश ने देखा है। चाहे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर हो कि लुटियंस दिल्ली में वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टीज दे दी, चाहे वो इसके अलावा आरक्षण की बात हो। मैं तो आरक्षण पर आ जाना चाहता हूं। आरक्षण में आज इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि SC ST दलितों का आरक्षण ये लोग मुसलमान को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, और ये सच बात है। ये आज का नहीं है, कांग्रेस पहले कोशिश कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार में थी, यूपीए 1 यूपीए 2 के शासन में, 4 से 10 के शासन में, 2004 से 10 के, उन्होंने 5 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की। हर बार वो आरक्षण हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसको खारिज किया गया।
वरना अभी तक दे दिया होता धर्म के आधार पर आरक्षण। छोड़ दीजिए, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर इन लोगों ने पूरा खाका तैयार कर दिया था। मुसलमानों को एससी में डालने के लिए, एससी कैटेगरी में डालने के लिए, उनको 15% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, 6% ओबीसी का आरक्षण काट कर उनको देने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को अपनी रैली में उठाया कि क्या इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण काट के कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। और केंद्र सरकार में रहते हुए मनमोहन सिंह ने भी 4 बार जो एससी, एसटी का आरक्षण है उसको मुसलमानों को धर्म के आधार पर देने की कोशिश की है, उसको किसी तरीके से कोर्ट ने रोका है। और यह बात साफ है, इस देश के लोगों का पैसा, इस देश की माताओं बहनों के मंगलसूत्र से लेकर इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी तक का आरक्षण ये लोग मुसलमानों को देना चाहते हैं धर्म के आधार पर। ठीक है, मैं आ रही हूं जरा स्वर्णिम जी, लेकिन बहुत देर से तारिक जी भी इंतजार कर रहे हैं। तारिक जी, सवाल यही है, ओवैसी अगर ये बात कहते हैं कि हमने देश में लाल किला बनवा दिया, हमने देश में 4 मीनार बनवा दी और हमें घुसपैठी कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको लेकर जो बेसिक मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे डिस्कस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या है। प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही। एक तो मनमोहन सिंह साहब का जिक्र किया कि उन्होंने कहा था कि सबको मुसलमानों का पहला अधिकार है और उनका पहला क्लेम है संसाधनों पे। उसके साथ उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का भी नाम लिया था, पहला पॉइंट। 2006 में मनमोहन सिंह ने यह बात कही थी, ठीक है, और 6 के बाद 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। क्या क्या दे दिया मुसलमानों को, बताइए जरा, क्या क्या दे दिया? आपका वोटिंग राइट छीन लिया, अब आपका वोटिंग राइट हाफ हो गया, मुसलमानों का वोटिंग राइट डबल कर दिया। नौकरियों में मुसलमानों को 50% कर दिया, या कहा जब आईएएस का इम्तिहान हुआ तो मुसलमानों को एडवांटेज मिलेगा। क्या कर दिया, क्या कर दिया? मनमोहन सिंह ने कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी सबकी बात की थी, वो जो एक स्टेटमेंट था उसको पकड़ लिया और उसी को आप चला रहे हो। प्रधानमंत्री आज तक यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद सरकार में एक स्टेटमेंट नहीं। अरे मैडम, आप मुझे 5 स्टेटमेंट तो अभी आया ना। अरे मैडम, एक्सरे की बात कब आई? एक्सरे की बात कब आई? अभी आई ना। बीजेपी के प्रवक्ता को ऐसे सुना था जैसे भजन और कीर्तन सुना जाता है। अब आप सुन लीजिए हमको भी। आप मुझे मनमोहन सिंह के 5, अरे सर रुकिए, ऐसे मत, आप आरोप बहुत लगाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि मनमोहन सिंह ने हिंदुओं का अधिकार छीना और मुसलमानों को दे। बताइए, उसके बाद तो मनमोहन सिंह सत्ता में भी रहे। इसका मतलब यह है कि मनमोहन सिंह के उस स्टेटमेंट का हिंदुस्तान के एक्सरे का बयान कहां से आया, क्यों आया? क्या क्यों आया? एक्सरे का जो बयान आया है राहुल गांधी का कि हम आएंगे तो सबका एक्सरे करवा देंगे, किसके पास ज्यादा संपत्ति है, किसके पास ज्यादा संसाधन है, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो सबसे पहले ये मुद्दा उठा और आग निकली इसमें से। जातिगत जनगणना और समाजवाद यही बात कहता है कि समाज में बराबरी कैसे आए, इसके विकल्प को तलाशना। और अगर इसका विकल्प ये है कि समाज में बराबरी लाने के लिए किसी को उससे कुछ छीनने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत है। टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए आपके पास कलेक्ट हो रहा है, उनको वापस देने की जरूरत है। आपने क्या दिया? तो दोनों बातें आपकी गलत साबित होती हैं। मनमोहन सिंह ने क्या काम किया कि मुसलमानों को एक्स्ट्रा अधिकार? ठीक है, जवाब लेते हैं। और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आपकी संपत्ति छीन। जवाब लेते हैं। कौन छीने ले रहा है आपकी संपत्ति भाई? 70 साल आप कहते हैं कांग्रेस का राज। जवाब देते शिवम त्यागी, कांग्रेस ने क्या छीना बताइए? तारिक जी, जो देश की जनता को डरा रहा है? तारिक जी, क्या विपक्ष डरा रहा है या आप डरा रहे हैं? मैं फिर से मैं आपको तथ्यों के साथ फिर से तारिक खान को बता देता हूं, हो सकता है उनको समझ में ना आया हो। मैं फिर से दूरदर्शन के दर्शकों और इस देश को कहना चाहता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खाकर लूटकर ये कांग्रेस मुसलमानों को धर्म के आधार पर देना चाहती है। इस देश में 2004 से 2010 के बीच में आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एससी, एसटी, ओबीसी का वही रिजर्वेशन लूटकर, वही आरक्षण लूटकर धर्म के आधार पर उन्होंने मुसलमानों को देने की कोशिश की। लेकिन इस देश की अदालतों ने, न्याय व्यवस्था ने
प्लीज बीच में नहीं, प्लीज। इस न्याय व्यवस्था ने, जवाब न्यायपालिका ने देने का मौका उनको मांग रहा हूं, बीच में बुरी नहीं। तरीके से लताड़कर वो हर बार रिजेक्ट किया। हाँ, मौका मिलेगा बीच में, हाँ थैंक यू। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में यूपीए 1 यूपीए 2 के बीच में उन्होंने लगातार इस देश में 4 बार जो है SC ST OBC का आरक्षण छीनकर, लूटकर OBC के 6% को लेकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर देने की कोशिश की। कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को भी SC का दर्जा दिया जाए और अगर वो धर्म परिवर्तन कर लें तो भी उनसे SC का जो स्टेटस है, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट ही रहे। ये कांग्रेस ने किया, 4 बार कोशिश की, कोर्ट में बार बार मुंह खाई। आने वाले समय में अगर ये लोग इस देश के सरकार में आएंगे, इस देश में आएंगे, तो ये SC ST और OBC का आरक्षण खाकर इस देश में मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे देंगे और इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र तक भी ये लोग लूट लेंगे, क्योंकि इन लोगों की यही आदत रही है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर आपके खेत लूटे जाएंगे आधे, आपकी कार लूटी जाएगी आधी, आपके जेवर लूटे जाएंगे आधे, आपका मंगलसूत्र लूटा जाएगा, आपकी नौकरी, आपका घर, मकान, दुकान, ये सब लुटवाएंगे और धर्म के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तारिक जी, ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी से किया जा रहा है ना, तो एक बार जरा उनको जवाब देने दीजिए। स्वर्णिम जी, अरे मैम, मेरी बात को काट रहे हैं, मेरी बात को बता रहे हैं। आ रहे हो, रुके तारिक जी, 1 मिनट रुके ना। मुझे आप मौका देंगे या नहीं देंगे? जिन पर अरे नसूत ने कपास जुलाओ में लट्ठा सवाल कांग्रेस से है, जवाब समाजवादी देगी। गजब बात हो। स्वर्णिम जी, ओके, स्वर्णिम जी जवाब देंगे। अब सुनिए, ये शिवम त्यागी जी शायद दूसरी दुनिया से आए हैं। प्रधानमंत्री की एक पाठशाला चलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें शायद पढ़ के आए हैं, लेकिन भूल गए। अरे भाई, ये कोर्ट के निर्णय है ना, कोर्ट के निर्णय। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बताइए आपने क्या नहीं किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट नहीं बनी, देश को कहना चाहते हैं, देश को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको पता ही नहीं है कुछ। आप कर रहे हो, झूठ बोलते हो और सुनना भी नहीं चाहते। अरे आप देश में गए, आप कोर्ट में गए भाई, आरक्षण मुसलमानों को मिले, इसके लिए कोर्ट में गए, आपको मुंह की खानी पड़ी है। अरे भैया, तुमने कब मुक्की खाई? क्या मतलब है? बाबा साहब ने SC ST OBC को दिया, आपके मुसलमानों को देंगे धर्म के आधार पर? अपनी बार में, अपनी बारी में, देखिए, इतना फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए ना। जी बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। सामने आने लगे तो मुंह सुना भी नहीं जाए। मोहन भागवत सरसंघ संचालक, उन्होंने सबसे पहले कहा आरक्षण समाप्त होना चाहिए। इनके जो सांसद प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि 400 पार आए और हम संविधान बदलें। इनके सरकार नौकरियां नहीं देती है ताकि आरक्षण न देना पड़े। इनकी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स घटाती है लेकिन हमारा टैक्स बढ़ाती है। इनकी सरकार जो आर्थिक असमानता की नीति बनाती है, उसके कारण गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, जिस कारण से हमने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये एक्ट में होगा कि आज हमारे जो देश के दलित, पिछड़े, महिला और माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनमें दलित, पिछड़े, ये दलित से बीजेपी का वास्ता नहीं है। इनको संविधान बदलना, इनका आरक्षण समाप्त करने के लिए। और अगर हमने कहा, हमारे मैनिफेस्टो में मैंने पूछा था कहाँ है हिंदू मुसलमान, नहीं बता सकते। ये कहते हैं कि कांग्रेस ये चाहती है, हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ है कि हम जो है माइनॉरिटीज को आरक्षण देंगे और दलितों का खत्म करेंगे? कहाँ है? ये बीजेपी के नेताओं के बयान है और बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद वो फिर माफी मांगते हैं। और आज जब जनता नकार चुकी है ना इनको, इनके बयानों के कारण, इनके बोलते हैं वो नहीं करते, उस कारण आज इतना झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, जो सवाल पैदा होता है ना स्वर्णिम जी, रुके। ये जो सवाल पैदा होता है ये तब होता है जब कर्नाटक की सरकार हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है, जिसको प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र और तमाम गहने कहा, उन सबको निकाल करके बाकी वर्गों में उस पैसे को बांटने की बात करती है। ये सवाल तब आता है जब तमिलनाडु में ये होता है। तो जब ये सारी चीजें प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर देखी जा रही हैं, तो उसमें गलत क्या है अगर बीजेपी मुद्दा बना रही है तो? हाँ सुनिए ना, औरतों के मंगलसूत्र बिके थे कोरोना में, जब इलाज कराने के लिए संसाधन नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने कोई राहत न देने के बजाय चिकित्सा मंत्री जो थे ना, प्रधानमंत्री जी के मटर छीन रहे थे। अरे भाई, वो अलग मामला है। कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं आप? अरे उसी में पैसा निकला था, स्त्रियों का धन तभी निकला था। और जो आप कह रहे हैं, सुनिए, अब मैं दूसरा मुद्दा भी बता देता हूँ। केंद्र सरकार के अधीन कितने मंदिर हैं और उनका चढ़ावा कहाँ जाता है?
ये एक शिवम त्यागी बताएंगे केंद्र सरकार के अधीन कितने मंदिर हैं और उनका चढ़ावा कहाँ जाता है। बीजेपी की जहां जहां सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हमारे तमाम बड़े मंदिर देव स्थान विभाग चलाते हैं और उनका तमाम चढ़ावा सुनिए, जवाब लेते हैं सांवलिया सेठ मंदिर हो चाहे वो हो सरकार के पास जाता है। और सुनिए, ये शिवम त्यागी जी से एक जवाब ले लीजिए, हमारे मैनिफेस्टो में बताइए कहाँ क्या बोला है आपने, मुझे समझ नहीं आया। एक बार रिपीट करो, हम भी बोलेंगे। बार एक ही चीज मत बोलिए। रीमा जी क्या सवाल है, अगर एक बार दोहरा दे प्लीज मुझे। जरा आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए। नहीं, किस बात के लिए बोला है मुझे प्लीज एक बार बोल दीजिए। क्या सवाल उठाया, अगर एक बार दोहरा दें रीमा जी आप प्लीज। उनका सवाल ये है कि केंद्र सरकार के अंडर में कितने ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनका चढ़ावा इस तरह से जाता है। आप सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के अंडर में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जिनका चढ़ावा वेलफेयर स्कीम्स पर जाता है। स्वर्णिम जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चढ़ावा कोई नहीं जाता, जो टैक्सेशन होता है उससे सामाजिक काम होते हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हमने कभी नहीं कहा कि हम जो है मंदिरों का चढ़ावा लेकर जो है इस देश में बांटेंगे और इस देश को बांटेंगे, नहीं। और छोड़ दीजिए बांटने की बात, आपने तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ अरे कहा है भाई, क्या बात कर रहे हैं। आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, आपने आरक्षण को लेकर भी कर्नाटक में प्लीज बीच में, अभी तो कह रहे थे कि आप बीच में नहीं बोलना है, अब आप बीच में खुद बोलना शुरू कर दिया। बीच में नहीं, विषय साफ है। अरे तो कैसे बड़ा नहीं, आपको पता नहीं है क्योंकि यूपीए बोलिए। अरे मैनिफेस्टो हमने बताया, हमारा बीच में नहीं, मैं बोल रहा हूं ना आपको, बताइए तो सुनिए, सुनिए बताता हूं, सुनिए बताता हूं, सुनने को तैयार है? कौन से पॉइंट है इतनी 56 इंच की छाती सुनने की आपको बता दूं, सुनने को तैयार है तो अपने मुंह पर 2 मिनट के लिए सेलो टेप लगा लीजिए, बता देता हूं आपको। तो सुनिए जरा फिर, अरे सुनिए जरा, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। देश में जाकर दंगा फैलाओगे, दलितों का, आदिवासियों का, SC ST का, आपने पॉइंट उठाया, उसका जवाब सुनिए। जवाब दे नहीं रहे ना, जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू। अब मैं फिर से वही कहता हूँ रीमा जी, विषय साफ है, विषय साफ है। हिसाब से जवाब नहीं देंगे ना, जो उनका जवाब है वो देंगे, आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे ना स्वर्णिम जी। क्वेश्चन का जवाब तो देना चाहिए। मैं किसी भी हिसाब से देने के लिए तैयार हूं। मेरा सीधा सवाल है, मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई है, आरक्षण पर चर्चा हुई है, मैं उसी पर सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस सरकार ने 4 बार केंद्र सरकार में रहते हुए, आंध्रा में 5 बार, 9 बार मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की है। ना ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, इस देश का एक नागरिक और DD न्यूज का एक दर्शक जाकर गूगल कर ले, SC ST। अरे आप झूठ बोल रहे हैं भाई, ये लीजिए जस्टिस, एक काम करिए, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के रिपोर्ट्स आपको दिखा देता हूं। अरे आप जानते नहीं है भाई, वो कोर्ट ने रोका है, आपने दे दी थी। यूपीए 1 यूपीए 2 कौन सी सरकार ने दिया भाई? क्या बात कर रहे हैं? जब सच्चर अरे इनको यही नहीं पता, यूपी हे भगवान, इनको यूपीए 1 यूपीए 2 ही नहीं पता कौन सी सरकार है। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके 15 दिन बाद ही, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का एक कमीशन बना। उस कमीशन ने रिकमेंडेशन की कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर 15% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको SC कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, OBC का 6% आरक्षण काट कर मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, और मुसलमान अगर धर्म भी बदल ले तो भी उसका SC स्टेटस जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। आगे जाकर कोर्ट में नहीं हुआ भाई, कोर्ट ने डंडा मारा आप लोगों को। आंध्रा में कांग्रेस सरकार के रहते हुए 5 बार कोशिश की। अब इस पर जवाब दीजिए कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर क्या क्या देंगे। भाषण नहीं, जवाब दीजिए। ठीक है, ओके। स्वर्णिम जी आप 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट शांत रहिए। आप एक सवाल पूछते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। पहले आपको लगता है कि आपके हिसाब से जवाब नहीं आ रहा, अब जब उन्होंने जवाब दिया तो आपको और तारिक जी को लगता है भाषण दिया जा रहा है। तो भाई बीजेपी अपना पक्ष जैसे चाहे रखे ना, जैसे आपको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, वैसे ही बीजेपी को भी है। तो किसी को ये भाषण लगता है, किसी को अगर प्रवचन लगते हैं, तो अब ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तारिक जी मैं आपके पास आऊंगा। आपने उनको 5 बार बोलने का मौका कि 1 मिनट तारिक जी, अरे भाई रुकिए, बीजेपी प्रवक्ता को कितनी बार बुलवाएंगी? जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब, अरे सुनिए, आपके पास आ रही हूँ मैं, अब आप सुनेंगे तारिक जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जब बीजेपी बात करती है तो अकेले बीजेपी को लगातार ये सवाल खड़ा होता है कि कौन इसके साथ है, कौन इसके साथ नहीं है। अब सुनिए, अरे डेटा सुनिए है क्या इस पे, ये बताइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहुत जल्दी आरोप लगाने बंद करेंगे तो आप मेरा सवाल सुनेंगे शायद।
अरे सवाल आपका सुन लिया, पहले एक सवाल मुझसे लीजिए आप, जिसका जवाब बीजेपी को देना है। जॉन ब्रिटस ने सवाल पूछा कि 5 साल में आपने पार्लियामेंट में कितने आईएएस, आईपीएस, एससी के रिजर्वेशन के हिसाब से बनाए, जिसका जवाब पार्लियामेंट में दिया गया, जिसकी कॉपी में लिए बैठा हूं, आप सुनिए। 2163 अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें ओबीसी का रिजर्वेशन है 15%, कहां से कहां 25% रिजर्वेशन है संविधान में, आपने बनाए 15%। आरक्षण किसने खाया? कांग्रेस ने कि समाजवादी पार्टी ने? आपने खाया। ऐसे ही एससी का जो रिजर्वेशन है वो हो गया आपका 15% और आपने बनाया 7.65%। एसटी का रिजर्वेशन है 7.5% संविधान के हिसाब से, उसको आपने बनाया 3.8%। कहां गए बाकी लोग? किसने खाया आरक्षण? हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे अब्बा ने, आपने खा लिया। ये मैं लिए बैठा हूं और आप अभी गूगल करिए, खोलिए। जॉन ब्रिटस कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी हैं केरला से, उन्होंने 2023 में यह सवाल पूछा पार्लियामेंट में, जिसका जवाब लिखित में आया। अब ये बताइए मैम, आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है आरक्षण? हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। आप 15% का कोटा एससी का ना पूरा, 7% का कोटा एसटी का ना पूरा कर पाए, और ओबीसी का जो कोटा था वो भी नहीं पूरा कर पाया। तो किया क्या? किया क्या आपने? तो इस बात का जब हम लोग सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, अब तारिक जी, मैंने भी तो एक सवाल पूछा था, मैंने भी एक पहले सवाल पूछा इसका था, भी तो जवाब आना चाहिए कि क्योंकि अब 10 तो मिनट कोशिश डिबेट कर के ली बचे स्टेट हैं। गवर्नमेंट ने कोई इसका जवाब भी तो आना चाहिए कि इतनी देर जनसंख्या से गाना गाया नियंत्रण जा रहा कानून पर पार्टियों का रुख क्या है? तारिक और जी, दलितों का आरक्षण छीन लिया जा रहा है। कानून जिसकी बात की जा रही है, उस पर आपकी पार्टी का रुख क्या है? दलितों का आरक्षण छीना नहीं छीना, क्या है? इस पर जवाब क्यों नहीं आ पाता है? दलितों का और अरे भाई, जनसंख्या नियंत्रण, हाँ तो बोल दीजिए, हाँ तो बोल दीजिए। छीन लिया जनसंख्या नियंत्रण पर क्या व्यू है आपका? जनसंख्या नियंत्रण पर व्यू क्या है? अरे मैम, अरे अब टॉपिक बदल दिया मैम आपने। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने टॉपिक बदल दिया। अब आरक्षण ये लोग नहीं खा रहे हैं। पहले ही सवाल ये पूछा, टॉपिक आपने बदला। टॉपिक आपने बदला। जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, आप कहां से खा ले गए? जनगणना पे जनसंख्या नियंत्रण पर जवाब दीजिए। मुसलमानों को यहाँ से हिंदुओं का और एससी समाज का आरक्षण छीन के देंगे, इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और मैं साबित कर रहा हूँ कि आपने बराबर आरक्षण नहीं किया। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 5 नौकरियों में आपने, दिल्ली की भी 4-5 नौकरियों में आपने आरक्षण नहीं किया बराबर। जनसंख्या पे बात केंद्र सरकार की। अच्छा, जनसंख्या पर नहीं करनी है बात, जनसंख्या पर नहीं करनी है। जनसंख्या पे अब करिए मैम, अब करिए। मतलब सवाल ना पूछूं, बताइए ना। नहीं, अब मैं चुप गया, अब आप पूछिए, क्योंकि बड़ी बहस। जनसंख्या नियंत्रण पर व्यू क्या है? जनसंख्या नियंत्रण पे कोई ड्राफ्ट लेके आए, सीधा सा ये होता है कि या तो जैसे पार्लियामेंट में जो एमपी होते हैं, उनको अपना भी एक प्रपोजल रखने का अधिकार होता है कि हम ये कानून लाते हैं, वो रखे। बीजेपी कोई प्रपोजल लेके आए, उस पर डिस्कशन होगा। जनसंख्या तो एक प्रॉब्लम है ही हमारे देश में, उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए आप कुछ लेके आइए, हम सपोर्ट। हाँ, लेके आइए तो आप। ठीक है, मैं शिवम त्यागी के पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शिवम त्यागी पर जवाब के लिए जाऊंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और ब्रेक पर जाने से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगे हैं। शिवम त्यागी, आप जरा उनका जवाब दीजिए। एक तो आरक्षण पर और जनसंख्या नियंत्रण पर तो खैर उन्होंने बीच की बात की है, लेकिन आप पहले आरक्षण की बात कीजिए। बड़ा क्लियर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर कहा था कि स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी अगर आ जाएं तो कोई दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीन सकता, वो स्वयं भी नहीं छीन सकते। ये तो है हमारी कमिटमेंट टुवर्ड्स दी आरक्षण। लेकिन जब कांग्रेस छीन रही थी, जब समाजवादी पार्टी उनके बराबर में थी, जब कांग्रेस मुसलमानों को देने की बात कर रही थी, तब समाजवादी पार्टी उनके बराबर में थी। और छोड़ दीजिए, तेलंगाना में तो धर्म के आधार पर 4% आरक्षण मुसलमानों को दे रखा है।
इन्होंने समाजवादी पार्टी वालों ने तो नहीं कभी आवाज उठाई, ना उस बारे में ये कहा कि अब उसको खत्म करना चाहिए, ना कभी ये कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक है ना इनका। इनको लगता है सब कुछ निकाल कर उन्हीं को दे दीजिए, इनको कहां परेशानी है भाई। ये तो गैंगस्टरों के यहां चले जाते हैं फतिया पढ़ने, भाई इनको डर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो आदमी गैंगस्टर है ये वहां जाने से नहीं शर्माते। राम मंदिर ना जाएं जो 500 साल नहीं बना, लेकिन फतिहा पढ़ने तुरंत चले जाएंगे गैंगस्टर की कब्र पर, क्योंकि इनका वोट बैंक है भाई वो। ये इसमें नहीं शर्माते। और मुस्लिमों को जितना चाहे आरक्षण मिले, इनको क्या दिक्कत होने वाली है? कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि इनका वोट बैंक है। विषय साफ है। इस देश में जो दलितों का, SC STओ का, OBC का आरक्षण छीनने की कोशिश करेगा, उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं। किसी को ऐसा करने नहीं देंगे, और कांग्रेस ऐसा कभी कर नहीं सकती, क्योंकि कभी सत्ता में आएगी नहीं। लेकिन इन लोगों ने बारंबार कोशिश की, कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, सभी जवाब ले लीजिए। 5 सेकंड में ही जवाब दे रहा हूँ। एक ब्रेक लेना होगा, शायद 5 सेकंड से ज्यादा न लगे। अरे चलिए 5 सेकंड जल्दी से। 5 सेकंड। हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में रहे कहां है? दिनेश शर्मा उनके घर गए थे जब वो मरे थे। आरक्षण पर अरे सुनिए भाई, दिनेश शर्मा उनके घर गए थे। दिनेश शर्मा उनके घर गए थे, क्या कर रहे थे? आरक्षण पर क्यों जवाब नहीं देते? भाग क्यों रहे हैं भाई? अरे क्या कर रहे थे दिनेश शर्मा उनके घर? जवाब नहीं देते भाई। दिनेश शर्मा को जानते हो? नहीं देते। पूर्व डिप्टी सीएम और उस समय डिप्टी सीएम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बहुत बड़े माफिया। चलिए मेरे पास वक्त की बाधा है। आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें सीधे अब जरा अकोला चलना होगा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। जब अर्थतंत्र तीसरी जगह पे आता है तो फायदा किसका होगा? फायदा युवा का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा, पिछड़े वर्ग का होगा, दलित का होगा, आदिवासी का फायदा होने वाला है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने हैं। और भाई और बहनों, महाराष्ट्र वालों ने संकल्प करना है, महाराष्ट्र की हर सीट से मोदी जी की झोली में कमल डालना है, कमल डालना है। हमने अनूप धोत्रे, आगे हो अनूप को टिकट दिया है। अब अनूप के नाम के सामने कमल निशान है। अनूप को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को सीधा प्रधानमंत्री बनाने वाला है भाई, सीधा प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। मैं लंबी बात करना नहीं चाहता, मैं पूछना चाहता हूं, अकोला वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेना देना? अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मेरा अकोला का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। अकोला वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। ये कांग्रेस पार्टी है, शरद राव 70 साल से कश्मीर को अनौरस बच्चे की तरह 370 को, धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गले लगाए थे। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, शरद राव इसके अंदर मंत्री थे। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे,
बम धमाके कर कर चले जाते। एक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के कारण कुछ नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पुलवामा और उरी में गलती करी, 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो कि महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH